नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। प्रदेश प्लस की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। सब्जी मंडी के 2 अधिकारी कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। एपीएमसी के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सैनिटाइजेशन के लिए सब्जी मंडी को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। और सबसे अहम बात यह कि एक जो बड़ी सप्लाई होती है दिल्ली के एक हिस्से में, जो तमाम व्यापारी सब्जी के वो यहीं पर सब्जी लेने जाते हैं, लेकिन अब एहतियातन यहां पर बंदी की गई है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जिस तरीके से ये बंदी का फैसला लिया गया है, कौन कौन से अफसर हैं वो जो संक्रमित हुए हैं? बिल्कुल, अगर आपको बताया जाए तो गाजीपुर सब्जी मंडी से पहले आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली की है, वो भी काफी बड़ी सब्जी मंडी है, उसे भी बंद कर दिया गया। कल 2 अधिकारी जो कि गाजीपुर सप्लाई के अधिकारी गाजीपुर मंडी में जितने भी माल आते हैं सब सप्लाई पे उनकी नजर रहती है, वो 2 जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद एहतियातन तौर से गाजीपुर सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया। आज से वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया जाएगा। जब मंडी को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर लिया जाएगा तभी दोबारा मंडी को खोला जाएगा। अगर बात करें तो लगातार चाहे दिल्ली में जहाँ भी आप देखिए लगातार कोरोना फैलता जा रहा है। सब्जी मंडी आजादपुर इससे पहले बहुत बड़ी थी, वहाँ भी फैला, अब गाजीपुर सब्जी मंडी में फैला। धीरे धीरे करके कई सारे मंत्रालय में भी कोरोना पहुंच गया है। तो जाहिर तौर से बात है कि ये चिंता का सबब धीरे धीरे बनता जा रहा है। और लॉकडाउन जो है जिस प्रकार से नियमों में उसमें ढील दी जा रही है, ये भी एक बड़ा कारण है जिससे कि संक्रमण और फैल रहा है। बिल्कुल, अविनाश हमारे साथ अब बने रहिए। एक और अहम खबर है, उस पर आपसे अपडेट्स लेंगे। तो गाजीपुर सब्जी मंडी जो है उसको फिलहाल 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। और बड़ी खबर दिल्ली से ही है। रेलवे ने रेगुलर बुकिंग की डेट बढ़ा दी है। 30 जून तक जो रेगुलर ट्रेन है उनकी बुकिंग अब नहीं होगी। पहले 17 मई तक ये रोक लगाई गई थी, लेकिन अब ये तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। मतलब साफ है कि जो रेलवे की सामान्य आवाजाही है उसकी मियाद अब 30 जून तक कर दी गई है। हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं। क्या जानकारी है अविनाश? बिल्कुल, अगर बात करें तो लॉकडाउन 3 जब लगाया गया था तो उसकी मियाद 17 मई तक रखी गई थी। और रेलवे ने ये निर्णय लिया था कि 17 मई तक जो उसकी सारी ट्रेनें हैं पैसेंजर वो नहीं चलेगी। लेकिन अब जिस प्रकार से आज रेलवे ग्रुप ने निर्णय लिया है कि 30 जून तक रेगुलर जो ट्रेनें हैं यानी कि जो सामान्य ट्रेनें चलती थी पैसेंजर, उनकी बुकिंग नहीं होगी। तो जाहिर तौर से बात है कि रेलवे ने यह संकेत दे दिया है कि देश में अब रेल 30 जून के पहले नहीं चलेगी। और जो स्पेशल ट्रेनें, जो 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें रेलवे चला रहा है, वो 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। लोग उसमें अपना बुकिंग करा सकते हैं। और जिस प्रकार से रेलवे पूरे एहतियात के साथ पैसेंजरों को ले जा रहा है, उस तरीके उनका आवागमन जारी रहेगा। लेकिन जो नॉर्मल तौर पर पैसेंजर ट्रेन चलती थी उस पर 30 जून तक पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन अविनाश सवाल ये भी है कि जो अभी स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, अब क्या उसमें सामान्य यानी कि स्लीपर बोगी लगाई जाएंगी ताकि उन यात्रियों को भी सुविधा मिल सके जो बहुत ज्यादा महंगे टिकट नहीं खरीद सकते हैं? देखिए अगर बात करें तो इससे पहले ही मेरी कई सारे रेलवे अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो ये ट्रेनें चल रही 15 जोड़ी स्पेशल, ये पूरी तरीके से वातानुकूलित रहेंगी, यानी कि एसी ट्रेन रहेंगी। इसमें किसी प्रकार की कोई स्लीपर बोगी नहीं जोड़ी जाएगी। जो तमाम सारे लोग हैं जो खासतौर से श्रमिक हैं, उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है राज्यों के कहने पे। यानी कि जो आम लोग हैं अगर उनको भी स्पेशल ट्रेन से जाना है तो पे करना होगा, अन्यथा अगर उनको वैसे जाना है तो उन्हें श्रमिक ट्रेन में अपनी बारी के इंतजार करना होगा। तो रेलवे ने ये सुरक्षा की दृष्टि से ये उपाय किया है जिससे कि कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करते हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। प्रयागराज हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। लॉकडाउन में पूरी फीस वसूलने के खिलाफ याचिका लगी है। आज हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूलों की मनमानी के खिलाफ याचिका दायर की गई है और मनमानी की शिकायतें आ भी रही हैं। जो नियम कानून बने हैं वो स्कूल मानने को तैयार नहीं हो रहे। कई जगहों पर कई शिकायतें आई हैं और इन्हीं चीजों को लेकर अब प्रयागराज हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। लॉकडाउन के दौर में पूरी फीस वसूलने के खिलाफ ये याचिका लगी है। आज हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो सकती है।
तो स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब जो मामला है वो हाईकोर्ट पहुंच गया है, न्यायालय के दरबार में पहुंच गया है, क्योंकि सरकार की तमाम ताकीद के बाद भी अभी कुछ ऐसे स्कूल हैं जो मानने को तैयार नहीं हैं। फीस भी बढ़ाई जा रही है और इसके बाद मनमानी भी हो रही है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, जब से कोरोना की महामारी शुरू हुई है उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ है तो तमाम लोग मुश्किलों में हैं, लेकिन जो स्कूल है तमाम उन स्कूलों ने लगातार जो है वो फीस का दबाव बनाया जा रहा है। जो पेरेंट्स हैं उनके पास मैसेज आ रहे हैं, उनको नोटिस आ रहे हैं। हालांकि तमाम ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने ये कहा है कि आप अपनी सुविधानुसार फीस दीजिए, फीस बढ़ाई नहीं जाएगी, लेकिन कुछ एक स्कूल ऐसे हैं जो लगातार दबाव बना रहे हैं और वो एक तरीके का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर तय वक्त पर फीस नहीं दी गई तो कार्रवाई की जाएगी, नाम काटा जा सकता है। तो इन्हीं सारी मांगों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 वकीलों ने एक PIL दाखिल की है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस PIL पर आज दोपहर को सुनवाई होगी। अदालत इस पूरे मामले पर सुनेगा, उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगेगा, जो जवाब आएगा उसके आधार पर अदालत कोई फैसला सुना सकती है, कोई दिशा निर्देश जारी कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। शुक्रिया मोइन, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं उस मुहिम की जिसके जरिए MSME क्षेत्र में जान फूंकने की कोशिश शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन लोन मेले की शुरुआत कर दी है। साथ ही कार्यक्रम में कुछ उद्यमियों को लोन के चेक भी बांटे। आपको बता दें कि लॉकडाउन में पटरी से उतरी आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा स्मॉल और मीडियम उद्योग के लिए रखा गया है, जिसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार के साथ बता चुकी हैं। MSME की बात करें तो यूपी सबसे ज्यादा MSME यूनिट वाला राज्य है, जहां पर करीब 3 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो MSME सेक्टर से जुड़ी सबसे यूनिट हैं। उत्तर प्रदेश में 36,000 से अधिक MSME के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये हमारे प्रदेश की आर्थिक ताकत है जिनको पिछली सरकारों ने पहचाना नहीं और यही वजह है कि हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई। लेकिन अब ऑनलाइन लोन मेले की शुरुआत के साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि किसी भी MSME को डूबने नहीं देगी सरकार। हर उद्योग की मॉनिटरिंग चल रही है और ये जो कोशिश शुरू हुई है इसको लेकर कितने आशान्वित हैं उद्योगपति जो इस सेक्टर से जुड़े हैं। हम सीधे रुख करते हैं कानपुर का। हमारे साथ अनुज शुक्ला जी जुड़ गए हैं, होजरी उद्यमी हैं। अनुज शुक्ला जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सवाल यही कि MSME सेक्टर को मजबूती देने के लिए जो ऑनलाइन मेले की शुरुआत हुई या तमाम कोशिश सरकार कर रही है, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को बेहतरी किससे? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने लॉकडाउन के चलते जो मध्यम वर्ग का कुटीर उद्योग था जो बुरी तरह प्रभावित हो चुका था उसको संभालने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज जो उन्होंने एक भारी भरकम रकम दी है वो एकदम स्वागत योग्य है, जिसमें 6 लाख करोड़ का डिटेल भी आ गई है कि किस प्रकार से व्यापारियों को मिलेगा। देखिए, कानपुर एक ऐसी जगह है जहां की 30% से ज़्यादा संख्या केवल होजरी हब में लगी है। ऊपर स्तर से शुरू होते हुए नीचे स्तर तक अगर देखा जाए तो कई लाख परिवार इस उद्योगों के साथ जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार होजरी उद्योग को इन्होंने राहत प्रदान की है, मैं केवल इतना चाहता हूं कि 2 तरीके, एक तो ये योजना जो है एक धरातल पे आए। बहुत सी योजना होती हैं, घोषणा हो जाती है, धरातल में आते आते वो आम उद्यमियों को नहीं मिल पाती है। मेरा केवल इतना आग्रह है कि ये धरातल पे आए, बैंकों के माध्यम से मध्यम वर्ग के जो कुटीर उद्योग हैं उनको बिना किसी परेशानी के लोन दिया जाए। दूसरी चीज़, जो भी अधिकारीगण हैं उनके साथ हम लोग का दोस्ताना व्यवहार रहे।
एक्चुअली व्यापारी जो है अधिकारी से डरे नहीं, साथ में मिल के काम करे, जिससे हम लोग का आर्थिक विकास बहुत ही तेजी ढंग से हो जाता है। बिल्कुल। अनुज शुक्ला जी, जो लोन की व्यवस्था है वो तो सरकार कर रही है और गारंटी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, किस तरीके का सहयोग आप सरकार से चाहते हैं? क्योंकि आप जब ये बात बोल रहे हैं तो निश्चित तौर से जो बड़े हुक्मरान है, जो सरकार, उसकी नज़र इस कार्यक्रम पर है, उद्योगपति क्या चाहता है उस पर है। किस तरीके की दिक्कत आती है आप लोगों को? व्यापारी व्यापार करे, केवल व्यापार, वो अधिकारियों के चक्कर या किसी प्रकार की किसी परेशान ना किया जाए। ठीक है, तो आप क्या मानते हैं कि जो लोन की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है कि आपको किसी गारंटर को लाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आपको लोन मिल जाएगा, इससे जो दम तोड़ती अर्थव्यवस्था थी, आपका होजरी उद्यम ही था या कानपुर में और भी जो तमाम चीजें हैं, उनको एक नई ताकत मिलेगी और जो बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं पूरे देश से, उनको रोजगार का भी इंतजाम हो जाएगा। इस स्थिति में है अब आप लोग? निश्चित रूप से अगर ये योजना धरातल पर उतरती है तो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ये एक चैन सिस्टम है, अगर ऊपर से लेके नीचे तक की चैन एकदम बराबर से चलेगी और तो रोजगार ऑटोमेटिक नीचे तबके को मिलेगा। एक तबका अगर खुश होगा तो वो अपने नीचे वाले तबके को अपने आप खुश रखेगा। एक भारी मात्रा में जब प्रोडक्शन होगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल को वोकल, आज हम लोग को ये बात समझनी चाहिए कि हम अपना ब्रांड जो बना रहे हैं उसको भी और अच्छी तरह बना के उसको हम वोकल कर सकते हैं, हाईलाइटेड कर सकते हैं, जिससे देश का पैसा देश में रहेगा। जी बिल्कुल। अनुज शुक्ला जी, जो लोकल को वोकल बनाने की बात है, इससे आप लोग कितने खुश हैं? क्योंकि अगर लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए सरकार बोल रही है और इतना ही वो कह रहे हैं कि आप देशवासियों से तो अपील है ही, इसको ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा, तो इसको लेकर फिर आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि आपका जो उद्यम है उसको और थोड़ा विस्तार दिया जाए, कानपुर से बाहर ले जाया जाए? क्योंकि मौका है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल हो सकता है, पूरे विश्व में बिक सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहा है लोकल वोकल। आज ऐसा नहीं है कि हम लोग के प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो जनता है वो ब्रांडेड के पीछे भाग रही है। जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने ये राहत पैकेज दिया है, हम लोग इंडस्ट्री में और अपनी डिमांड बढ़ा सकते हैं। डिमांड बढ़ाने के साथ साथ हम लोग अपनी क्वालिटी और भी अच्छी कर सकते हैं, ब्रांडेड से अच्छा हम लोग बना सकते हैं। और अगर ब्रांडेड से अच्छा बनाएंगे तो ब्रांडेड के रेटों से कम रेटों में हम जनता को प्रोवाइड करा सकते हैं, और जनता यहाँ जो ब्रांडेड के पीछे भाग रही है वो हमारे ब्रांड के पीछे भागेगी और अपना ब्रांड लोकल से वोकल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और शुभकामनाएं भविष्य की कि आप लोग बेहतर करें और ये जो पूरा आपका उद्योग है वो आगे बढ़े और जो लोग रोजगार चाहते हैं उनको प्रदेश में रोजगार भी मिल सके। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अब कानपुर से आई एक आपको तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ के रमा देवी हाईवे पर पलायन करने वाले मजदूरों का जमावड़ा लगा है और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर पुलिसकर्मी खुद ट्रकों को रोककर मजदूरों को उसमें बिठाते दिखाई दिए। यही नहीं, यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य विभाग का व्यक्ति मौजूद नहीं था जो इनकी स्क्रीनिंग करता। इस खतरे के चलते ग्रीन जोन में शामिल जिलों में भी अब संक्रमण फैलना शुरू हो गया। आप देखिए तस्वीर, बड़ी संख्या में लोग ट्रकों में बैठकर जा रहे हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई स्क्रीनिंग नहीं है। और इतना ही नहीं, आप पुलिस कर्मियों को देखिए, वो खुद लोगों को ट्रकों पर बिठाते नजर आ रहे हैं कि लोग यहाँ से आगे निकल जाएं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब ये हालात हैं तो कोरोना के खिलाफ जंग की हालत क्या होगी। लॉकडाउन के दौरान जो पलायन है उसका सिलसिला जारी है। हम इस वक्त कानपुर के चकेरी हाईवे पर मौजूद हैं और ये हाईवे खास इस वजह से हो जाता है क्योंकि यहाँ से एक जो रास्ता है वो इलाहाबाद के लिए जाती है और जो दूसरी रोड है वो लखनऊ के लिए जाती है। और सामने आप देख रहे हैं कि जो मजदूर है वो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में एकत्रित है कि यहाँ पर ना ही कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है, ना ही किसी तरह का कोई अधिकारी मौजूद है, सिर्फ यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं। और जो जिस तरह से 2 गज दूरी की बात कही जा रही है वो भी यहाँ पर होती नहीं दिख रही है, क्योंकि आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पुलिसकर्मी खुद ट्रकों को रोककर उसमें 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो किस तरह से चढ़ाए जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रक है उसमें लोगों को बैठाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये कोरोना
का संक्रमण है, इसको रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, अब उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनके लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में अभी तक हॉटस्पॉट बना हुआ था और आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे वो फिर कानपुर देहात हो, कन्नौज हो, फतेहपुर हो, ये जो ग्रामीण क्षेत्र वाले ज़िले थे वहाँ पर कोरोना का संक्रमण नहीं पहुँचा था। लेकिन जब से ये पलायन जो है वो शुरू हुआ है, उसके बाद जो ये लोग अपने गांव में पहुंच रहे हैं, बिना किसी जांच के ये अपने गांव में तक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अब गांवों में भी ये संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पलायन जारी है। तो सवाल यह है कि कैसे रुकेगी महामारी, और उस हालात में जब स्क्रीनिंग होनी चाहिए तब लोगों को ट्रक पर बिठाकर ग्रीन जोन में भी भेजा जा रहा है। मुजफ्फरनगर हादसे पर पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया और ये लिखा है कि जिस तरीके से हादसा हुआ है वो दुखद है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, मुजफ्फरनगर हादसे पर पूर्व सीएम है और उन्होंने ट्वीट करके अपनी शोक संवेदना जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, जिस तरीके से मजदूरों की जान जा रही है वो दुखद है। और क्या लिखा उन्होंने, देखिए हम बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बस हादसे में प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत पर गहरा दुख, श्रद्धांजलि। पहले ट्रेन और अब बस हादसा, मजदूरों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों? वंदे भारत मिशन में क्या देश की गरीब जनता नहीं आ सकती? इतना ऊपर भी उड़ना ठीक नहीं। जमीन की सच्चाई की उपेक्षा हो जाए तो केंद्र सरकार पर सीधे तौर से उन्होंने निशाना साधा है और सवाल इसी पर उठाया है कि अगर विदेश से भारत में लोगों को लाया जा सकता है तो जो भारत में रह रहे हैं उनकी उपेक्षा क्यों की जा रही है? कोरोना काल में मजदूरों का बुरा हाल है, मजदूरों पर कहर टूट रहा है। मुजफ्फरनगर में ऐसे ही बेबस 10 मजदूरों को रोडवेज बस ने कुचल डाला। इसमें 6 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जिनमें से 2 की हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया गया है। बता दें कि मजदूर पंजाब से बिहार जा रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस का ड्राइवर नशे में था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो आप देखिए, ये घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बेकाबू बस ने मजदूरों को कुचल दिया। पंजाब से बिहार जा रहे थे और जानकारी ये भी मिल रही कि बस का ड्राइवर नशे में था। मध्य प्रदेश में यूपी के मजदूरों के साथ हादसा हुआ है। गुना में उत्तर प्रदेश के 8 मजदूरों की मौत हो गई। 100 मजदूरों से भरे कंटेनर की बस से भिड़ंत हो गई। महाराष्ट्र से यूपी ये लोग आ रहे थे। करीब 100 मजदूर हादसे में 8 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 55 लोग घायल हुए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश की गुना की ये तस्वीर है, जहां पर एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। महाराष्ट्र से लगभग 100 मजदूरों को एक कंटेनर लेकर आ रहा था, लेकिन बस से भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 55 मजदूर लगभग घायल हैं, जिनमें से 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।